हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। साथियों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये हिस्ट्री का पहला लेक्चर है। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जनरल साइंस सभी से जुड़े हुए लेक्चर आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एमटी से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी हमारे चैनल पर चल रही है, तो उसे जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शुरू कीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी 20 दिसंबर 2025 को आया हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि मार्च 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। यानी यहाँ पर चार जो दोस्तों लीडर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। इनमें से किन्होंने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। दोस्तों दांडी मार्च है जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी हैं, उनके साबरमती आश्रम से शुरू होकर के और दांडी नामक एक स्थान पर गुजरात के अंदर समाप्त होती है। इस यात्रा को दोस्तों महात्मा गांधी जी ने लीड किया था। दोस्तों ये यात्रा है, ये आपको याद रखना है कि 12 मार्च से शुरू होती है। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर के और 6 अप्रैल 1930 तक लगभग 24 दिन तक चलने वाली ये यात्रा है दोस्तों। और अंत में नमक कानून, जिस पर अंग्रेजों का एकाधिकार था, उस नमक को बना करके और उस नमक कानून को तोड़ करके और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये दोस्तों शुरू किया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दोस्तों क्या होता है कि हम विनय के साथ, नम्रता पूर्वक हम आंदोलन, जो आपके जो कानून बनाए गए हैं उन्हें हम तोड़ेंगे। दोस्तों इस प्रकार का ये आंदोलन है, ये महात्मा गांधी के द्वारा आम पब्लिक को, जो आम जनता थी, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए चलाया गया एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कदम था दोस्तों। ये दांडी मार्च आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने के कारण निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। दोस्तों मामला यूं है कि 1905 के अंदर, यानी 1905 के अंदर जब बंगाल विभाजन कर दिया गया था, तो बंगाल विभाजन करने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ तीखे लेख लिखने के कारण अरविंदो घोष जो अपना वंदे मातरम अखबार चलाते थे दोस्तों, ये न्यूज़पेपर चलाते थे, तो इस न्यूज़पेपर के मामले में अरविंदो घोष के विरुद्ध दोस्तों साक्ष्य देने और गवाही देने से इनकार कर दिया। किसने? विपिन चंद्र पाल ने। विपिन चंद्र पाल थे, इन्होंने अरविंदो घोष के विरुद्ध गवाही देने से या साक्ष्य देने से इनकार कर दिया था। इस कारण विपिन चंद्र पाल को दोस्तों जेल में डाल दिया गया था। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और कारण ये था कि इस अखबार के अंदर अरविंदो घोष ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध तीखे लेख लिखे थे, यानी ऐसे लेख लिखे थे जो अंग्रेजों को पसंद नहीं थे। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विपिन चंद्र पाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1856 में अधिनियमित कानून का उद्देश्य था। दोस्तों 1856 के अंदर जो एक कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसका नाम था विधवा विधवा पुनर्विवाह को वैध करना, यानी विधवा पुनर्विवाह विधेयक बोलते हैं इसको। ये 1856 के अंदर आया था दोस्तों। इस विधेयक के अंदर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका थी दोस्तों, आपको याद रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये आपको पता ही होगा। और इसके अलावा दोस्तों आप ये भी याद रखिए कि 1856 के अंदर जब ये कानून चलाया गया था, ये कानून अधिनियम आया था, तो उसमें भारत के वायसरॉय कौन थे? सॉरी, वायसरॉय नहीं बोलेंगे, उस समय दोस्तों उसे हम गवर्नर जनरल बोलते थे। तो उस समय गवर्नर जनरल थे, वो थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, याद रखना है आपको। और 1857 की क्रांति के बाद है जो हम वायसरॉय को क्या बोलने लगे, सॉरी, गवर्नर जनरल को क्या बोलने लगे, हम वायसरॉय बोलने लगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये याद रखना है दोस्तों, 1856 के अधिनियम के तहत समय भारत के जो वायसरॉय थे या गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से इनमें से एक सन 1857 से पूर्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन आक्रोश का कारण नहीं था। यानी 1857 से पहले ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन आक्रोश का कारण कौन सा नहीं था। ये चार कारण दिए गए हैं। इनमें से एक कारण ऐसा है दोस्तों जो जिसके चलते हम जो भारतीय थे वो अंग्रेजों के प्रति आक्रोशित नहीं थे। उनमें से कौन सा कारण है दोस्तों? ऑप्शन है नस्लीय भेदभाव। दोस्तों बिल्कुल नस्लीय भेदभाव होता था दोस्तों उसमें, और ये अंग्रेजों के विरुद्ध एक जन आक्रोश का कारण था, क्योंकि वहां पर भारतीयों को नीचा समझा जाता था और अंग्रेजों को दोस्तों उच्च दर्जे का समझा जाता था, यानी नस्लीय भेदभाव होता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है दोस्तों, वो होता था। हाई टैक्सेस तो आपको पता ही है दोस्तों, हाई टैक्सेस बहुत थे। दोस्तों किसानों के ऊपर जो टैक्स है वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा करके और किसानों को दोस्तों बेहद एक दयनीय स्थिति में रखा गया था। तो हाई टैक्सेस भी आक्रोश का कारण थे। और दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता, ये कोई कारण नहीं था दोस्तों। रिलीजियस टॉलरेंस थी उसमें, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी की मतलब होनी आवश्यक थी, या यूं कहूं मैं कि धार्मिक सहिष्णुता इतनी नहीं थी कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को आक्रोशित कर सके।
तो ये ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम मजदूरी तो है ये दोस्तों, कम मजदूरी भारतीयों को बेहद कम मजदूरी दी जाती थी बजाय कि अंग्रेजों की। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धार्मिक सहिष्णुता। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो लेखन की किस शैली के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों आपको ये बताना है कि गीतांजलि क्या है, एक नाटक है, लघु कहानियों का संग्रह है, या कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, या एक नोवेल है? दोस्तों गीतांजलि एक है दोस्तों कविताओं का संग्रह है जिसमें लगभग 103 यानी 103 कविताओं के लगभग वहां पर कविताएं लिखी गई है। और ये दोस्तों 1913 में नोबेल पुरस्कार इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। और ये दोस्तों एशिया में मिलने वाला, एशियाई व्यक्ति को मिलने वाला पहला नोबेल पुरस्कार था। ये पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले व्यक्ति थे एशियाई जिन्हें 1913 के अंदर, और रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों इसमें ये जो गीतांजलि है इसकी लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है आपसे पूछ ले। इसकी भाषा दोस्तों बांग्ला भाषा थी, और ये 1910 के अंदर यानी 1910 के अंदर ये आया था, 1910 के अंदर ये आया था। इसकी भाषा बांग्ला है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कविताओं की संख्या है, पोएम्स की संख्या है, वो लगभग 103 यानी 103 है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत को एक असभ्य देश पाया और उसे सभ्य बनाना आवश्यक समझा, जिसके बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पुनर्स्थापित किया गया? दोस्तों यानी एक ऐसा अंग्रेज, यहाँ पर 4 अंग्रेज अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अंग्रेज अधिकारी है दोस्तों जो भारत को एक असभ्य देश मानता था कि भारतीय जो है वो सभ्य नहीं है, उसे सभ्य बनाने के लिए और अंग्रेजी भाषा का होना बेहद आवश्यक है, ऐसा किसने कहा था? दोस्तों ऐसा कहा था लॉर्ड मेकाले ने। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेकाले ने ऐसा माना था कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत एक असभ्य देश है और उसे सभ्य बनाना आवश्यक है, इसलिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। दोस्तों बेहद घटिया किस्म की सोच थी इनकी, लेकिन फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा दोस्तों आपको विलियम्स जोन्स आपको याद रखना है नाम, ये काफी पॉपुलर नाम है। इन्होंने दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, आपको याद ही होगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी विलियम्स जोन्स ने। और दोस्तों ये जो हॉलहेल्ड और कोलब्रुक है दोस्तों, ये दोनों भी विद्वान व्यक्ति है। दोस्तों ये हॉलहेल्ड है दोस्तों, ये तो संस्कृत के एक बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं, और कोलब्रुक है ये भी एक संस्कृत के विद्वान रहे हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस मेकाले। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दोस्तों वो कहते हैं दादा भाई नौरोजी को, याद रहेगा आपको। दादा भाई नौरोजी को हम दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये दोस्तों एक एक तो दोस्तों ये एक मतलब कांग्रेस की नरम विचारधारा के समर्थक थे, और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। और इसके अलावा दोस्तों ये स्तुति अंग्रेजों के जो है अंग्रेजों से हम नरमी से पेश आने में मतलब विश्वास रखते थे। इसके अलावा दोस्तों दादा भाई नौरोजी है, ये दोस्तों काफी उम्रदराज थे, यानी इनकी उम्र है वो काफी अच्छी खासी हुई थी उस समय जब जहां पर अंग्रेजों के द्वारा यातना देकर के लोगों को दोस्तों यूँ कहूँ मैं शहीद कर दिया जाता था। तो उस समय दादा भाई नौरोजी है ये इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी उम्र पाई थी। और इसके अलावा हम इसी कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसलिए कहते हैं क्योंकि यूँ हम अपने जो मोहल्ले में अपने आस-पास में देखते हैं ना, जो शाणा आदमी, वो शाणा आदमी थे दादा भाई नौरोजी, इसलिए इसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। और दोस्तों इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। कुछ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले दिया था, और 1982 1882 में 1892 में दोस्तों पहली बार ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाले पहले भारतीय थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। यानी कुछ तो क्वालिटी है, इसीलिए इन्हें हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, ये बात भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो आपको पता ही होगा, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और 1906 के अंदर जब कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में उन्होंने स्वराज्य की मांग, जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया ना स्वराज्य की मांग, तो स्वराज्य की मांग भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों दिल्ली में कहूँ या पूरे भारत के अंदर कहूँ, तो प्रतीकात्मक रूप से बहादुर शाह द्वितीय हैं, इन्हें दोस्तों 1857 की क्रांति का लीडर बोलते हैं। लेकिन
ये उनकी इसकी इनकी भी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन हम मैं यूँ कहूँ कि एक्चुअल रूप से किन्होंने किया था नेतृत्व, तो बख्त खां ने किया था दोस्तों। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से हम बहादुर शाह द्वितीय को ही क्रांति का नेता मानते हैं, क्योंकि दोस्तों वो ये अंतिम मुगल सम्राट थे जिन पर भारतीय भरोसा करते थे कि जैसे पहले अंग्रेजों के आने से पहले मुगल सत्ता थी, तो मुगल सत्ता के जो अंग्रेजों के बाद मुगल सत्ता अगर किसी को संभाली जा सकती है, तो वो बहादुर शाह द्वितीय रहेंगे। तो ये बहादुर शाह द्वितीय है, इन्हें अपने क्रांतिकार नेता घोषित किया गया था। दोस्तों मंगल पांडे आपको पता ही होगा, सबसे पहले 1857 की चिंगारी है वो मंगल पांडे ने ही शुरू की थी दोस्तों। और मंगल पांडे है, उन्हें बाद में 29 मार्च को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। 29 मार्च 1857 को इन्होंने सबसे पहले क्रांति की शुरुआत की थी। बेगम हजरत महल है दोस्तों, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, अवध यानी लखनऊ से किया था दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। और नाना साहब तो आपको पता है, नाना काना यानी कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था क्रांति का, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये जो सोसाइटी है दोस्तों, ये गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने पुणे के अंदर 1905 के अंदर दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी का कार्य दोस्तों राष्ट्र सेवा को करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको तैयार करना, यानी ऐसे नौजवान तैयार करना जो राष्ट्र की सेवा कर सके। इस प्रकार के दोस्तों भावना वाले विकसित करने के लिए इन्होंने इस सोसाइटी की, यार इस जो यूँ कहूँ मैं, ये एक प्रकार का स्कूल था दोस्तों वहाँ पर, जहाँ पर नौजवान तैयार किए जाते थे। ये 1905 के अंदर पुणे के अंदर शुरू की गई थी। याद रहेगा आपको, पुणे के अंदर 1905 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा क्या थी? दोस्तों इसमें से कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पूछा गया कि जो नरमपंथी दोस्तों कांग्रेस है वो दो भागों में बंट गई थी 1906 के बाद, 1906 के बाद कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो दो भागों में, 1907 का सूरत अधिवेशन है वो अंतिम अधिवेशन था। उसके बाद 1907 में दोस्तों कांग्रेस दो भागों में बंट जाती है, जिसे एक कहते हैं नरम दल और एक कहते हैं गरम दल। तो आपसे पूछा गया है कि जो नरम दल है, उस कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की मुख्य धारणा क्या थी, यानी बेसिक कंसेप्ट क्या था उनका, जो मेन प्रिसिपिएशन क्या था दोस्तों उनका, जो नरम दल है उनका। ऑप्शन है ब्रिटिश शासन का समर्थन, हिंसक विद्रोह, कर्मिक राजनीतिक स्वतंत्रता या तत्काल स्वतंत्रता। दोस्तों उन्हें ब्रिटिश शासन का समर्थक तो नहीं कह सकते हम, और हिंसक तो वो थे ही नहीं दोस्तों। और जो वो इमीडिएट इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि धीरे धीरे और हम ग्रेजुअल पॉलिटिकल फ्रीडम प्राप्त करें, धीरे धीरे दोस्तों जो कहते हैं ना, एक कर्मिक रूप से हम स्वतंत्रता को प्राप्त करें, राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करें, यानी भारतीय लोग हैं वो खुद अपना निर्णय ले सके, इस प्रकार का शासन तैयार करना नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की विचारधारा थी। तो ये ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको नरमपंथी और गरमपंथी के कुछ नेताओं के नाम आपको ध्यान ही होगा। नरमपंथी में बात करूं दोस्तों तो दादा भाई नारोजी हो गए, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। इसके अलावा मैं बात करूं गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। और गरम दल में तो आपको पता ही है, अरविंद घोष हो गया, और लाल बाल पाल, दोनों तीनों ही लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। याद रहेगा आपको, ये लाल बाल पाल और अरविंद घोष है, ये गरम दल के नेता थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुंडरा उद्घोषणा, जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? दोस्तों कुंडरा उद्घोषणा ये है, ये दोस्तों वेलुथम्पी से जुड़ी हुई है। वेलुथम्पी एक्चुअल में क्या हुआ था दोस्तों कि 1809 के अंदर कुंडरा, जो कि केरल के अंदर एक स्थान है, तो केरल के जो दीवान कह सकता हूँ मैं, या मैं कह सकता हूँ कि केरल के अंदर जो केरल राज्य के दीवान या प्रधानमंत्री थे, जो जो त्रावणकोर के दोस्तों, वेलुथम्पी वहां, वेलुथम्पी, इन्होंने घोषणा की थी दोस्तों कि अंग्रेजों के विरुद्ध अब है जो खुले तौर पर हथियार उठाने का समय आ गया है, उसे हम कुंडरा उद्घोषणा कहते हैं। और वेलुथम्पी इनके दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी? दोस्तों दंती दुर्ग एक बहुत 8वीं शताब्दी की बात है दोस्तों। 8वीं शताब्दी के अंदर जो सबसे शक्तिशाली शासक की बात करूं तो वो दंती दुर्ग थे दोस्तों। दंती दुर्ग है, इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, अपने व्यवसाय के संबंध में प्रारंभिक वैदिक कार्य क्या थे?
पशुपालक थे, एक पुजारी थे, या व्यापारी और व्यवसायी थे, या मछुआरे या शिकारी थे। दोस्तों अपने व्यवसाय के संबंध में दोस्तों वैदिक कार्य दोस्तों वैदिक कार्य का अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो वो दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक वो यानी मैं उल्टा बोल दिया मैंने दोस्तों। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व तो उल्टा चलता है, तो ईसा पूर्व तक के दोस्तों वैदिक थे। ये अपना गुजारा थोड़ी बहुत खेती करते थे, यानी कृषि करते थे, और कृषि के साथ-साथ दोस्तों पशुपालन, यानी पशुपालन में ही मैं अगर मुख्य बात करूँ तो गाय का पालन करते थे दोस्तों। तो आर्यों का मुख्य जो पेशा था, व्यवसाय था, वो गाय का पालन करना, इसके साथ-साथ थोड़ी बहुत कृषि करना। ऑप्शन अपना हो जाएगा गाय पालना, पशुपालक, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन की स्थापना की? दोस्तों आपसे पूछ रखा है, कुछ एक यहाँ पर आंदोलन दिए गए हैं, या यूं कहूं मैं कुछ एक पंथ दिए गए हैं दोस्तों। इनमें से किसकी स्थापना है मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की? ऑप्शन है पागलपंथी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, वहाबी आंदोलन, या शरीयत आंदोलन। दोस्तों जो कासिम साहब और रशीद अहमद साहब हैं, इन्होंने दोस्तों देवबंद आंदोलन की स्थापना की थी। देवबंद दोस्तों एक यूपी के अंदर एक जगह है, और इसमें इसकी जो 1866 के अंदर आपको याद रखना है, 1866 में यूपी के अंदर देवबंद में एक देवबंद नामक एक जगह है, वहां पर इन्होंने इस पंथ या संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। और यहाँ पर इसका बेसिकली काम क्या है कि ये इस्लामिक जो शिक्षाएं होती है ना, मुस्लिम धर्म से संबंधित इस्लामिक शिक्षाएं होती है, उनसे जुड़े हुए दोस्तों इसको प्रचार प्रसार करना, ये इनका मुख्य कार्य था। और इसके अलावा मैं बात करूँ पागलपंथी आंदोलन हो गया। दोस्तों पागलपंथी आंदोलन बंगाल के अंदर एक लोक आंदोलन था, इसका यहाँ से कोई इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन ही नहीं है। वहाबी आंदोलन है दोस्तों, वहाबी आंदोलन है, ये सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा चलाया गया था। ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है कि सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा चलाया गया था। और शरीयत आंदोलन है दोस्तों, इसके लिए आपको याद रखना है कि हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाया गया था। हाजी शरीयतुल्लाह याद रहेगा, शरीयतुल्लाह याद रह जाएगा वैसे ही, शरीयतुल्लाह याद रहेगा आपको। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कभी मिलान करने वाला क्वेश्चन बन जाए इसमें से। तो चारों जो दोस्तों ऑप्शन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम सवाल है दोस्तों कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के बीच लड़ा गया था? दोस्तों पानीपत के अंदर 3 बैटल हुए हैं। तीसरा बैटल है जो अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के बीच लड़ा गया था, ये पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा कि तीसरा जो युद्ध है अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा शक्ति है, इनके बीच लड़ा गया था। दोस्तों मराठा की तरफ से सदाशिवराव सदाशिवराव भाऊ ने इन्होंने मराठा की तरफ से सेनापति का कार्य किया था, या यूं कहूं मैं सेनापति कौन थे तो याद रहेगा आपको सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली है, इनकी विजय होती है अंततः। लेकिन मराठाओं ने पुरजोर जो दोस्तों इसका विरोध किया था। अब देख लेते हैं कि तीनों युद्धों के बारे में हल्की-फुल्की जानकारी ले लेते हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन में हमें जो 8 अगस्त 2025 को परीक्षा हुई थी, इसमें हमसे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में पूछा गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों युद्ध इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो तीनों युद्धों की बात करूँ मैं, तो प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 के अंदर लड़ा गया था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। दोस्तों बाबर ने जो मुगल सेना है उसका नेतृत्व किया, जबकि इब्राहिम लोदी ने लोदी वंश के जो दिल्ली के अंदर शासक थे उनका नेतृत्व किया, और अंततः बाबर की विजय होती है। और इसका महत्व ये हुआ दोस्तों कि प्रथम युद्ध के बाद, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद है तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। दोस्तों ये बाबर की जीत का प्रमुख कारण था वो था दोस्तों तोपों का प्रयोग करना। भारतीय जो लोग थे वो तोपों से उस समय अनजान थे या अनभिज्ञ थे, लेकिन मुगल बाबर ने तोपों का प्रयोग किया, और भारत में जो दोस्तों मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। सल्तनत काल का की मोस्ट इंपोर्टेंट कड़ी है प्रथम युद्ध, याद रहेगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरे युद्ध की बात करूं तो दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें बैराम खान ने अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किया था, जबकि हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसे हम पूरा नाम कहें, जो अंतिम मुगल सम्राट अंतिम हिंदू सम्राट जिसे कहा जाता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य, इन्होंने दोस्तों अकबर का सामना किया था। अंततः अकबर की विजय होती है और मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हो जाती है। हेमू ने दोस्तों स्वयं को राजा घोषित किया था। आगे बात करूं मैं तीसरे युद्ध के बारे में, जो अभी प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठाओं का नेतृत्व है वो सदाशिव राव भाऊ ने किया था, और अहमद शाह अब्दाली की दोस्तों विजय होती है।
इसमें दोस्तों इसे सबसे रक्त रंजित या यूँ कहूँ सबसे ज़्यादा ब्लड जो दोस्तों खून बहा तो ये इसी युद्ध के अंदर बहा तो दोस्तों इस प्रकार आज के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फुली दोस्तों कंसेप्चुअल है। सारे दोस्तों आपको कंसेप्ट बताए गए हैं और इसमें किसी प्रकार का ये नहीं है कि शॉर्ट में सलटा दिया नहीं दोस्तों, सभी ऑप्शन के ऊपर हमने विचार किया है। तो 15 में आपका 15 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 लगभग 60% आपके तैयार हो गए हैं। तो इस प्रकार के दोस्तों अगला इसका पार्ट है वो आएगा, उसके बाद हिस्ट्री के बाद पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी और जनरल साइंस भी आएगा। तो सभी प्रकार की परीक्षाओं से दोस्तों अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप एमटीएस से जुड़ी हुई सीरीज देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आपका वेलकम है। थैंक यू दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।